बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल के एक और ऑसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे ये है एपिसोड नंबर 178 और पिछले एपिसोड में मास्टर याला को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया था। यहाँ से शुरू होता है एक नया आर्क। इस एपिसोड को एकदम पूरा देखना क्योंकि इसमें जियान करने वाला है 2 जोन में ब्रेक थ्रू और भी कई सरप्राइज आपका वेट कर रहे होंगे। ऐसे पहले हम रिकैप शुरू करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर सकते हो। ऐसा करने से हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। चलो अब रिकैप शुरू किया जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत में ओल्ड घोस्ट जायशिंग ने हमला कर दिया था जियान के ऊपर, लेकिन तब तक जियान ने भी अपना एनाइलेशन लोटस तैयार कर लिया था। ये एनाइलेशन लोटस बना हुआ होता है 4 हेवली फ्लेम से, जो कि जियान कब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। ओल्ड घोस्ट जायशिंग को अपनी तरफ आते हुए देख जियान उसके ऊपर फायर लोटस को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद हमें देखने को मिला था एक बहुत ही भयंकर सा एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन ने जमीन को आसमान से मिला दिया था। तब तक ओल्ड घोस्ट जायशिंग का अटैक भी जियान से टकरा जाता है और वो ओल्ड घोस्ट जायशिंग था उस एक्सप्लोजन के बीच में। क्योंकि जियान की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी तो शाओशियन और बाकी लोग उसकी कंडीशन को चेक करने लगते हैं। तभी एंट्री मारते हैं हॉल ऑफ सोल के 2 टियानजुन। ये थे ब्लैक और व्हाइट टियानजुन। इनकी स्ट्रेंथ उस ओल्ड घोस्ट जायशिंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि दोनों मौके पे आ गए थे तो ये उस बड़े से एक्सप्लोजन को वहीं पर रोक लेते हैं। इस वजह से उस ओल्ड घोस्ट जायशिंग की जान बच गई थी। फेंगजुन ये भी समझ जाते हैं कि यहाँ से जाना अब आसान नहीं होने वाला। तभी काम आती है हमारी जिया। वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके एक स्पेशल डोर को तैयार करती है। ये देख के हॉल ऑफ सोल के टियानजुन जियान की टोली के ऊपर हमला कर देते हैं। जब लिटिल फेई डॉक्टर खुद को सैक्रिफाइस करके सबको जाने का मौका देने वाली थी तभी टाई जियानजुन जी अपनी जान की न परवाह करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से जियान की टोली वहां से बाहर जा पाई थी। आगे का सीन हमें एक डेजर्ट का दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ऐसी हालत को देख के मास्टर यालाओ भी आग बबूला हो गए थे, पर तभी वो डिटेक्ट करते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम जियान की हेल्प कर रही है। क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर को अब्सॉर्ब करती है तो जितनी ज्यादा स्टार्स की पावर उतनी जल्दी जियान की रिकवरी। कोइंसिडेंटली फॉलन स्टार पवेलियन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टार्स की पावर सबसे ज्यादा इकट्ठी हुआ करती है। बस इसी चीज को डिसाइड करके ये लोग निकल गए थे फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ। ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। फॉलन स्टार पवेलियन सेंट्रल प्लेन्स के साउदर्न रीजन में था। सेंट्रल प्लेन्स के जो चारों पवेलियंस थे उनमें सबसे कम डिसाइपल्स होते हैं फॉलन स्टार पवेलियन के पास, लेकिन फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। अगर किसी को फॉलन स्टार पवेलियन का कोई बहुत यंग डिसाइपल भी मिल जाता है तब भी उसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन में बिल्कुल मीडियोकर लोग नहीं आते। चारों पवेलियन में फॉलन स्टार पवेलियन के सबसे कम डिसाइपल ही नहीं है, बल्कि फॉलन स्टार पवेलियन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस भी है। बाकी तीनों पवेलियंस के हेडक्वार्टर्स एकदम ग्रैंड तरीके से बनाए गए हैं जिससे वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। यही पे फॉलन स्टार पवेलियन अलग होती है। अगर किसी की फॉलन स्टार पवेलियन को लेकर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर इस फैक्शन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसी रीजन की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। साउदर्न रीजन से पिल रीजन काफी दूरी पे पड़ता है। भले ही फेंगजुन जी के ग्रुप में मैक्सिमम लोग 2 जोन लेवल पे हैं, तब भी फॉलन स्टार पवेलियन तक पहुंचने में उन्हें करीब 1 महीना लग जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद उन्हें 7-8 दिन और लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद वो पहुंच गए थे साउदर्न रीजन के स्काई स्टार माउंटेन रेंज में। जब फेंगजुन जी इस हरी भरी जगह को दोबारा देखते हैं फाइनली उन्होंने रिलीफ भरी सांस ली थी। वो पीछे शाओशियन के ग्रुप की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलते हैं हमारा फॉलन स्टार पवेलियन स्काई स्टार माउंटेन रेंज के अंदर लोकेटेड है। हाँ वो जगह थोड़ी सी यूनिक है। अगर एंटर करने वाले के पास स्पेशल एंट्री मेथड नहीं होता है तो फिर भले उसका लेवल 2 जोन तक पहुंच होगा, फॉलन स्टार पवेलियन में उसका एंटर करना बहुत मुश्किल होगा। यालाओ की नजरें भी इन बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ जाती हैं। वो साय करके कहते हैं स्काई स्टार माउंटेन रेंज। सच में मुझे यहाँ पे आए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। फेंगजुन जी अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं ये फॉलन स्टार पवेलियन हम दोनों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन तुम हमेशा इसके एब्सेंट लीडर बने रहे। पिछले काफी समय से मैं इसे लगातार खुद से ही मेंटेन करता आ रहा हूँ। ये सुन के मास्टर यालाओ हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। पहले मैंने फॉलन स्टार पवेलियन को इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस हो गया था। ये सुन के फेंगजुन जी काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो सभी की तरफ इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं। शाओशियन का ग्रुप उन्हें फॉलो करने लगा था। इनका ग्रुप इस माउंटेन रेंज में करीब 10 मिनट तक और ट्रेवल करता रहता है, जिसके बाद ही आगे चल रहे फेंगजुन जी रुक गए थे। लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोग स्टार्टर्ड हो जाते हैं। जब वो आगे देखते हैं तो उन्हें हरियाली के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। न ही आसपास कोई बिल्डिंग्स थी न ही माउंटेन्स। यहाँ बस पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। सभी के ऐसा एक्सप्रेशन को देख के फेंगजुन जी स्माइल करने लगते हैं। वो कहते हैं यह फॉलन स्टार पवेलियन की ग्रेट फॉलन स्टार फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि अपने आप बनी है। उनके हाथ में एक पुराना सा जेड पीस अपीयर होता है। इस जेड पीस में से कई लाइट बाहर आई थी। जैसे ही वो लाइट फैलती है सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। फाइनली सभी की स्टंट आंखों के सामने एक बड़ा सा डोर क्रिएट हो गया था। फेंगजुन जी स्माइल करके
सबसे पहले एंटर करने लगते हैं। वो कहते हैं लेट्स गो। अंदर हम फॉलन स्टार पवेलियन के हेडक्वार्टर में एंटर करते हैं। लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, जिसके बाद वो सभी उन्हें फाइनली फॉलो करने लगे थे। इन सभी के जाने के बाद वो डोर अपने आप क्लोज हो जाता है और सब कुछ दोबारा से इनविजिबल हो गया था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लिटिल फेट डॉक्टर के ग्रुप को। जैसे इन सभी ने डोर में एंटर किया था, उन्हें लगता है कि आसपास का एरिया ब्लरी हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टाइम डोर में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे। इस समय वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन था। इस माउंटेन के ऊपर कई बिल्डिंग्स होती हैं। ओकेजनली हमें लोगों के बीच में स्पायरिंग की आवाज सुनाई देती है। फेंग जुनजे हंस के बोलते हैं ये रियल मेट्रोइड की स्टार स्टैंड से क्रिएट किया गया है। हाँ, अगर हम स्ट्रिक्टली बोले तो ये उन दो शेंग के द्वारा क्रिएट करे हुए रेयन से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता। इस जगह का साइज बस एक सिटी के बराबर है, लेकिन क्योंकि जगह नेचुरली फॉर्म हुई है तो इसकी हाइड होने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई एलीट दोजन भी इसके ऊपर से निकलता है तब भी उसके लिए इस जगह को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोग एकदम अमेज हो जाते हैं। बस जिया के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई थी। जैसे जिया ने इसे बाहर से देखा था, वो समझ गई थी कि जगह थोड़ी सी मिस्टीरियस है। ऑफ कोर्स इस ग्रुप में बस जिया ही ऐसी है जिसके पास इस चीज को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। इन सभी को एंटर करे हुए ज्यादा समय नहीं होता, हमें आसमान में कई क्रेन्स की स्क्रीचेस सुनाई देती हैं। उन क्रेन्स के ऊपर कई ह्यूमन फिगर्स खड़े हुए थे। सबसे पहले हमें दिखाई देती है ग्रीन फिगर, जिसके बाद वो सभी के सामने अपीयर हो गई थी। सरप्राइजिंगली ये थी म्यूचिंग लुआन, जिससे जियान पहले मिल चुका है। जब वो देखती है कि फेंग जुनजे सक्सेसफुली लौट आए हैं, वो फाइनली रिलीफ फील करती है। एक इशारे पे जो क्रेन हवा में फ्लोट कर रही होती है वो वापस चली जाती है। वो फेंग जुनजे को ग्रीट करती है। फेंग जुनजे नॉड करके मास्टर याला की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं ये है हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के पवेलियन चीफ, चलो जल्दी से उन्हें ग्रीट करो। ये सुन के म्यूचिंग लुआन स्टार्टल्ड हो गई थी। जब उसकी नजरें जाती है यालाओ के ऊपर तो वो डिस्कवर करती है कि उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ड्राइंग में फाउंडर का चेहरा है। तुरंत ही वो समझ गई थी कि फेंग जुनजे यहाँ पे जोक नहीं मार रहे। वो भाव करते हुए बोलती है चिंग लुआन ग्रीट्स ऑल चीफ। ये देख के यालाओ काफी हेल्पलेस फील करते हैं। वो अपना सिर हिलाते हुए फेंग जुनजे से कहते हैं तुम मुझे जानबूझ के एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सुन के फेंग जुनजे स्माइल करते हैं। वो कहते हैं तुम ओरिजिनली फॉलन स्टार पवेलियन के चीफ हो, तो फिर यहाँ पे एम्ब्रेस होने की क्या बात है। वो म्यूचिंग लुआन से स्माइल के साथ बोलते हैं क्योंकि याओ जुनजे वापस आ चुके हैं, फ्यूचर में तुम सभी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। इन शब्दों को सुन के म्यूचिंग लुआन अंदर से हिल गई थी। याओ जुनजे पहले पूरे सेंट्रल प्लेन्स में यालाओ का नाम फेमस था। कई बार बात करते समय फेंग जुनजे यालाओ के बारे में मेंशन किया करते थे। अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो याओ जुनजे से आज मिल पा रही है। मास्टर यालाओ अपने हाथ को वेव करते हुए बोलते हैं तुम इस फेलो की नॉनसेंस को बिल्कुल मत सुनो, चलो हमें पहले जियान को सेटल करना होगा। ये सुन के म्यूचिंग लुआन की आंखें मूव हुई थी। वो देखती है जियान को जो कि शांगजान की पीठ के ऊपर था। अब जिस तरीके से खून कच्चर जियान की हालत थी, उसकी आंखों में शॉक फ्लैश होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो जियान को बहुत ज्यादा डीपली जानती हो, पर वो इतना तो जानती थी कि जियान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो फिर ऐसी चालाक लोमड़ी की ऐसी हालत कौन कर सकता है। फेंग जुनजे साय करके एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं लेट्स गो। इस लिटिल फेलो ने 5 स्टार पीक दोजन से फाइट करी है। हालांकि दूसरी पार्टी की एक आर्म चली गई है, पर यह भी बहुत सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। जैसे म्यूचिंग लुआन के कान में आवाज एंटर करती है, उसका सर बज करने लगा था। अब उसकी स्टैंड आंखें जियान को देखती हैं। ये लड़का एक्चुअली में एक एलीट दोजन से फाइट करने की हिम्मत रखता है। और तो यहाँ पे बात हो रही है 5 स्टार पीक के दोजन की। ये उस लेवल की स्ट्रेंथ है जहाँ पे फेंग जुनजे भी अभी पहुंच नहीं पाए हैं। और तो जिस चीज की वजह से वो सबसे ज्यादा शॉक फील कर रही थी वो ये थी कि जियान ने दूसरी पार्टी की एक आर्म को तोड़ दिया है। म्यूचिंग लुआन अपने माथे से पसीने को पहुंचती है। एक पल के बाद उसने गहरी सांस ली थी। वो अंदर से काफी कड़वाहट फील कर रही थी। आखिर पिछले 1 साल में इस लड़के ने क्या किया है। उसे याद है कि कुछ समय पहले नॉर्दर्न विंड लाइटिंग पवेलियन के पवेलियन चीफ ने इसकी ऐसी हालत कर दी थी कि इसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। लेकिन बस 1 साल के अंदर ही इसके अपोनेंट 2 जोंग क्लास से 2 जुन क्लास में चेंज हो चुके हैं। अभी भी उसका सर घूम रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके वो ग्रुप को माउंटेन के टॉप पे ले जाती है। जिस तरीके से फेंग जुनजे के इंस्ट्रक्शंस थे, वो लिटिल फेट डॉक्टर और बाकियों को सेटल करती है। ये सब करने के बाद ही वो जैसे तैसे शॉक से रिकवर हो पाई थी। उसके दिल में एक स्ट्रेंज थॉट फ्लैश होता है। वो कहती है अगर वो फंगचिंगर अभी जियान को मिलती है तो फिर उसका एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है। जब शाओशियन और बाकी ये लोग सेटल हो गए थे, याओला और फेंग जुनजे इंजर्ड जियान को लेके माउंटेन के बैक साइड की तरफ जाते हैं। एक मूवमेंट के बाद उन्हें दिखाई दिया था एक डार्क ब्लैक स्टोन टावर। ये पत्थरों से बना टावर काफी क्रूड तरीके से बना हुआ था। भले हम इसे स्टोन टावर कहें, पर ये किसी पत्थर का मोटा सा खंबा लगता है। भले ये रॉक पिलर बाहर से काफी ज्यादा अगली लग रहा हो, पर इसके अंदर ही सबसे ज्यादा स्टार्स की लाइट इकट्ठी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोइंसिडेंटली ये वही एरिया है जहाँ पे मीटेरॉइड की सबसे ज्यादा स्टार की स्ट्रेंथ इकट्ठी है। फेंग जुनजे जियान को लेके टावर के टॉप पे जाते हैं। ये जगह 30 से 35 मीटर वाइड थी। इसके सेंटर पे एक ब्लैक स्टोन स्टेज होती है। ये भी 7 से 8 फीट
डिवाइड होगी। अगर कोई यहाँ से ऊपर देखता है तो उसे आसमान बड़ी क्लियरली नजर आएगा। इस मीटरॉइड में सिर्फ स्टार की स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं होती बल्कि स्पेस से स्टार की स्ट्रेंथ को ऑब्जॉर्व भी करता है, और वो जो दोनों स्ट्रेंथ ऑब्जॉर्व होती हैं वो सभी आके इकट्ठी होती हैं स्टोन स्टेज पे। फंग जुनजे स्टोन स्टेज पे जियान को काफी केयरफुली प्लेस करते हैं। इस समय जियान की आंखें एकदम बंद थी। देखने से ऐसा लगता है जैसे जियान बिल्कुल सांस नहीं ले रहा। अगर उसकी बॉडी को कोई बहुत डीपली ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि इसका काम तमाम तो हो चुका है। जियान की बॉडी को उस पत्थर की स्टेज पे रखा ही गया था, तभी एक स्टार स्ट्रेंथ की वेव फैलती है। फाइनली स्ट्रेंथ इकट्ठी होने लगी थी उसकी बॉडी के ऊपर। 3000 बर्निंग फ्लेम लगातार राइज करती है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सर्कुलर फायर बैरियर में जिसने जियान की बॉडी को कवर कर लिया था। इस सीन को देख के फैंग जुनजे और यालो शॉक नहीं बल्कि खुश हो जाते हैं। इस समय 3000 बर्निंग फ्लेम डांस होती जा रही है, मतलब ये कि जियान की बॉडी जल्दी से हील हो रही है। यालो साय करके बोलते हैं ये फॉलिंग स्टार स्टोन स्टेज काफी अच्छी है। फैंग जुनजे भी हंसने लगे थे। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक स्टार्स की स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती है तब तक 3000 बर्निंग फ्लेम एक्सटिंग्विश नहीं होगी। जियान भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। यालो नोट करते हैं। वो कहते हैं चलो यहाँ से बाहर चला जाए, हमें इस लड़के को चुपचाप से रिकूपरेट करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका रिकवरी टाइम काफी लंबा होने वाला है। यालो स्माइल करके नोट करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कितना टाइम लगने वाला है, जब तक जियान अपनी इंजरी से पूरी तरीके से हील हो जाता है यालो को समय की बिल्कुल चिंता नहीं है। जैसे ही फ्लेम राइज करती है मास्टर यालो देखते हैं कि जियान के चेहरे से वो पेनफुल एक्सप्रेशन थोड़ा रिड्यूस हो गया है। उनके चेहरे पे एक स्माइल आई थी। फाइनली उनके चेहरे से वो टायर्ड एक्सप्रेशन भी उतर गया था। वो और फंग जुनजे यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से उनकी आवाज आती है लिटिल फेलो अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। तो मैं अभी मेरे लिए बॉडी भी रिफाइन करनी है। इन दोनों के जाने के बाद ये जगह कम्प्लीटली साइलेंट हो गई थी। बस वो पर्पल फ्लेम ही और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। जियान जो कि फ्लेम के अंदर था वो दोबारा से रिवॉर्ड होने के लिए तैयार हो रहा था। यालो के वापस लौटने से फॉलिन स्टार पवेलियन काफी लाइवली हो गया था। सभी डिसाइपल्स और कई सारे एल्डर्स काफी क्यूरियस थे कि फॉलिन स्टार पवेलियन का ये मिस्टीरियस चीफ कौन है। पिछले बहुत सालों से बेसिकली फैंग जुनजे ने फॉलिन स्टार पवेलियन को संभाला है। चाहे भले ही ऐसा हो, लेकिन फैंग जुनजे ने कभी चीफ की पोजीशन नहीं ली। उनकी मेन सीट पे बैठने की कोई इंटेंशन ही नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंग जुनजे अल्टीमेटली ये बिलीव करते थे कि फ्यूचर में कभी न कभी याओलाओ जरूर लौटेंगे। इस पोजीशन को उन्हें याओलाओ के लिए रिजर्व करके रखा था, और जैसा उन्होंने एंटिसिपेट किया होता है आज का वो दिन आ गया। इस वजह से जैसे जियान का मैटर सेटल होता है अगले दिन फॉलिन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल्स इकट्ठे होते हैं। उनके सामने फैंग जुनजे अनाउंस करते हैं कि फॉलिन स्टार पवेलियन के चीफ वापस लौट आए हैं। ये मामला सच में फॉलिन स्टार पवेलियन के लिए काफी शॉकिंग बात थी। अभी तक फॉलिन स्टार पवेलियन के सारे मेंबर्स फैंग जुनजे को ही लीडर मानते हैं। अब उनका ट्रू लीडर चेंज होने जा रहा है। नेचुरल सी बात है कि कई डिसाइपल्स इससे यूज्ड टू नहीं होते। खैर ये मैटर कुछ समय के लिए चला था, जिसके बाद सभी को एक एक्साइटिंग चीज मालूम पड़ती है। जब नाम याओ जुनजे सबके सामने आता है तो ये नए डिसाइपल्स भी इससे अनफेमिलियर फील नहीं करते। कई एल्डर्स का तो खुशी के मारे डांस करने का मन हो रहा था। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि पहले याओ जुनजे की सेंट्रल प्रिंस में किस तरीके की रेपुटेशन थी। अगर सच में उनके पुराने स्टेटस और रेपुटेशन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो इनकी पोजीशन पिल टावर के तीनों हेड से भी ऊपर है। अगर ऐसा इंसान पवेलियन चीफ बनता है तो फिर फॉलिन स्टार पवेलियन स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन को देख के याओलाओ काफी हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पिछले कई सालों से उन्होंने जिन परेशानियों का सामना किया है उसके बाद मास्टर याओलाओ को समझ में आ गया था कि जब तक खुद की स्ट्रेंथ उस लेवल पे नहीं पहुंचती जिसके बारे में सोच के लोगों की रूह कांप जाए, तो फिर उसमें और एक बड़ी से फैक्शन में नेचुरली एक बड़ा गैप होगा। भले ही वो पहले काफी फ्री रहा करते थे, लेकिन ये सिचुएशन उनके लिए डिसएडवांटेजेस भी थी। इस वजह से जैसे ही हॉल ऑफ सोल को मौका मिलता है वो याओ जुनजे को एक ही बार में समेट लेते हैं। अब क्योंकि उन्हें दोबारा से शुरुआत करने का मौका मिला है तो वो पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। और तो अगर फ्यूचर में जियान अपने फादर को रेस्क्यू करना चाहता है तो फिर हॉल ऑफ सोल का उसे सामना करना ही होगा। उस समय जियान को एक ऐसे फैक्शन की जरूरत होगी जो उसे पीछे से सपोर्ट करता हो। इस बार जियान ने अपनी जान की न परवाह करते हुए मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू किया है। इस वजह से मास्टर याओलाओ के सारे थॉट्स इस डिसाइपल के ऊपर है। इसलिए अभी ये भी कहा जा सकता है कि वो जियान के लिए पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं। जब फंग जुनजे देखते हैं कि याओ ने इस बार कोई भी एक्सक्यूज न बना के सीधा पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी अंदर से रिलीफ फील कर रहे थे। उनके दिल में हमेशा फॉलिन स्टार पवेलियन याओलाओ की है। पिछले कई सालों से बस वो मैनेज कर रहे हैं। अब क्योंकि याओलाओ वापस लौट आए हैं तो फिर इसे वो ही संभालेंगे। याओ जुनजे और फैंग जुनजे की रिलेशनशिप के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है। इनकी फ्रेंडशिप लाइफ और डेथ वाली है। भले याओलाओ को मिसिंग गए हुए काफी समय हो गया हो, लेकिन फैंग जुनजे ने उनके बारे में सर्च करना अभी भी बंद नहीं किया था। तो फिर पवेलियन चीफ की छोटी सी पोजीशन क्या मैटर करती है। और तो और वो जानते थे कि याओलाओ का कैसा
कैरेक्टर है वो मैनेजमेंट में स्पेशलाइज नहीं करते थे। इस वजह से भले याओ चैन मेन सीट को संभाल रहे हो, लेकिन मैक्सिमम चीजों को तो फेंग जुनजे को ही संभालना होगा। जैसे ही जियान को सेटल किया गया था, फेंग जुनजे और यालाओ मिलकर फॉलन स्टार पवेलियन के गेट बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल बीच में हमला न कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से जियान की रिकूपरेशन प्रोसेस में परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस तरीके की यहाँ की नेचुरल फॉर्मेशन है, हॉल ऑफ सोल को यहाँ पे अपने पंजों को फैलाने में परेशानी होगी। जियान के जग जाने के बाद सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। जब पवेलियन का एंट्रेंस क्लोज किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। भले इसे पिल रियल्म से कंपेयर न किया जा सके, पर इसका साइज भी काफी बड़ा था। कई सालों तक यहाँ पे रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। और तो और यहाँ की एनर्जी काफी डेंस है। यहाँ पे ट्रेन करना बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माउंटेन का एंट्रेंस बंद हो गया था। लिटिल फेई डॉक्टर का ग्रुप भी यहाँ रहने का फैसला लेता है। जियान का जागना बाकी है, आखिर वो पहले कैसे जा सकती है। खैर शाओशान के ग्रुप के रोकने के मैटर के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। इन सभी की स्ट्रेंथ इवन सेंट्रल प्लेन्स में भी टॉप लेवल की कंसिडर करी जा सकती है। अगर वो फॉलन स्टार पवेलियन में बने रहते हैं तो फिर उनके डिफेंसेस और भी अच्छे हो जाएंगे। माउंटेन का एंट्रेंस बंद होने के बाद ऐसे हरे भरे वातावरण में टाइम जल्दी से फ्लो होने लगता है। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में सब कुछ एकदम शांत रहता है। हॉल ऑफ सोल की रिवेंज कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। इस समय के दौरान फेंग जुजे ने कई लोगों को डिस्पैच किया था, जिससे बाहर की खबरों को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इन 2 महीनों में सेंट्रल प्लेन्स पहले की तरह लाइवली रहता है। हॉल ऑफ सोल की तरफ से भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती। हॉल ऑफ सोल की ब्रांच और डिस्ट्रॉय हो गई है, ये न्यूज बिल्कुल नहीं फैली थी। क्लियरली इन सभी ने इस न्यूज को लॉक कर दिया है। ये देख के याओला और फेंग जुनजे सरप्राइज हो गए थे। हॉल ऑफ सोल की कैरेक्टर को देखते हुए अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो रिवेंज के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है हॉल ऑफ सोल के हाथ पैरों को किसी ने बांध के रखा है, जिससे वो उन्हें ज्यादा फैला नहीं पा रहे। लेकिन हॉल ऑफ सोल के ऐसे एक्शंस की वजह से फेंग जुनजे और याओला रिलीफ फील करते हैं। अभी का फॉलन स्टार पवेलियन हॉल ऑफ सोल का बिल्कुल मैच नहीं है। अगर वो वॉर को भी शुरू कर देते हैं तो फॉलन स्टार पवेलियन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फॉलन स्टार पवेलियन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने उन्हें कुछ टाइम दिया है, तो फिर याओला उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। शुरुआत में तो अपनी लाइफ फोर्स को रिकवर करते हैं, जिसके बाद वो ऐसे मेथड्स को ढूंढने लगे थे जिससे फॉलन स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। पलक झपकाते 1 और महीना बीत जाता है। जियान जो कि ब्लैक टावर के अंदर था, उसने भी जागने के कोई साइंस को शो नहीं किया था, लेकिन जो उसका ओरिजिनल एकदम सफेद चेहरा था, अब वो दोबारा से लाल हो जाता है। उसकी सांसें भी अब नॉर्मल हो गई थी। अब इसे देख के दूर से ही कहा जा सकता है कि इंसान क्लियरली जिंदा है। ये सभी पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि जियान के अंदर की इंजरीज अभी जल्दी से रिकवर हो रही हैं। उसका जागना बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। इसे 1 महीने में फेंग जुनजे लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप को इनवाइट करते हैं, जिससे फॉलन स्टार पवेलियन के हेल्डर्स बन सके। खैर शाओशान की टोली रिजेक्ट भी नहीं करती। भले ही अब ये लोग बस गेस्ट हेल्डर हो, पर एटलीस्ट ये लोग फॉलन स्टार पवेलियन के साइड में आ गए। फेंग जुनजे के इन्विटेशन को लेकर लिटिल फेई डॉक्टर नॉन कमिटल रही थी। याओला जियान के टीचर हैं, और तो और याओ चैन अभी फॉलन स्टार पवेलियन के चीफ भी बन चुके हैं। और अगर ऐसी बात है तो जियान फ्यूचर में फॉलन स्टार पवेलियन का चीफ बन सकता है। इस वजह से शाओशान को फॉलन स्टार पवेलियन की एल्डर बनने में कोई परेशानी नहीं होती। टियान हो जोन शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन एंड में याओ जुनजे उन्हें मना ही लेते हैं। वैसे अभी उनके पास और कहीं जाने की जगह भी नहीं थी, उनके लिए सेटल होने की जगह अच्छी है। अब हमारी जिया शुरुआत से ही काफी नटखट है। उसे फॉलन स्टार पवेलियन में रहना अच्छा लगा, तो उसने फटाक से एग्री कर लिया। इसी रीजन की वजह से शांगजान के पास भी कोई और विकल्प नहीं रह गया था। जब ये पावरफुल ग्रुप फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन करता है, तो फिर फेंग जुनजे और बाकी के एल्डर्स काफी खुश हो गए थे। 3 दोजोन क्लास के एक्सपर्ट्स ने एक साथ ज्वाइन किया है। ये तीनों काफी हैवी वेट को पोजेस करते हैं। इस लाइनअप के साथ अब ये कहा जा सकता है कि फॉलन स्टार पवेलियन चारों पवेलियन का सबसे टॉप फैक्शन बन गया है। लेकिन शायद यहाँ पे सभी लोग एक चीज को भूल गए थे। जैसे फ्यूचर में यालो अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच पाते हैं, उनके एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की इतनी खतरनाक एबिलिटी है कि फ्यूचर का फॉलन स्टार पवेलियन बहुत ही खतरनाक फैक्शन बन जाएगा। फिर 4 पवेलियन के बारे में डिस्कशन करने की तो जरूरत भी नहीं होगी। टाइम पानी की तरह बहता रहता है। सर्दी गर्मी बारिश एक एक करके मौसम चले जाते हैं। अब भी जो यहाँ के पेड़ों की पत्तियां थी, उनमें एक पीला रंग अलग से देखा जा सकता है। बिना रियलाइज करे हुए आधा साल हो गया था, लेकिन जियान का उठना भी बाकी है। हालांकि सभी ये सेंस कर पा रहे थे कि जियान की बॉडी कंडीशन और भी अच्छी होती जा रही है, लेकिन वो उठने के साइंस को शो नहीं कर रहा था। इस सीन को देख के इवन यालाओ भी हेल्पलेस फील करते हैं। अब ये पूरा मामला बस जियान के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले आधे साल में फॉलन स्टार पवेलियन का ये बैक माउंटेन एकदम फॉरबिडन ग्राउंड बन चुका था। अगर फेंग जुनजे के ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो फिर इवन एल्डर्स भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। इस सिचुएशन की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स काफी क्यूरियस हो गए थे, लेकिन काफी इंक्वायरी करने के बाद उन्हें बस ये समझ में आता है कि इस ब्लैक टावर में एक यंग मैन है जिसका नाम है जियान, जो कि रिट्रीट करके रिकूपरेट कर रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दुखी कॉन्टिनेंट के
नॉर्दर्न रीजन को। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है जामा एम्पायर की। अब यहाँ के हर एक सिटीजन को ये बात पता थी कि जामा एम्पायर के ट्रू रूलर जामा इंपीरियल फैमिली नहीं बल्कि यह एक अलायंस। इस अलायंस को कहा जाता है यान अलायंस। इस अलायंस का यान जियान से आया है। सभी को पता था कि जामा एम्पायर की इस यान अलायंस का जो फाउंडर है उसका नाम है जियान। उसने पर्सनली मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को यहाँ से उखाड़ फेंका था, जिसके बाद शुरुआत होती है यान अलायंस की। जामा एम्पायर के सभी लोगों के दिलों में ये नाम एक ऑनर और हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यान अलायंस के इस फाउंडर को एक समय पे ट्रैश बोला जाता था। जामा सीक्रेट सिटी के बीच में होता है एक बहुत ही टॉल हॉल। सच में इस बड़े से हॉल की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इसके टॉप से सारी की सारी सिटी को देखा जा सकता है और यही वो जगह थी जहाँ पर जामा एम्पायर की सबसे ज्यादा अथॉरिटी रहती है। अब इस बड़े से हॉल की सबसे ऊपर होती है एक लेडी जिसने काफी ब्रिलियंट रोब को पहन रखा होता है। अभी वो अपने हाथों को पीछे करके खड़ी हुई थी। इस लेडी का फिगर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। भले उसकी रोब काफी लूज हो फिर भी वो उसकी कर्व्स को बिल्कुल छिपा नहीं पा रही थी। जब आसमान से मूनलाइट उसके चेहरे पे आके पड़ती है तो हमें दिखाई देता है एक हाथ ब्यूटीफुल सा चेहरा। जो भी इसे पहली बार देखेगा उसकी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ने लगेंगी। इसका पहला इंप्रेशन ऐसा होता है जैसे इसके अंदर एक कोई डिमोनिक चार्म छिपा हुआ हो। अभी उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी बट उसकी एब्राउस में एक प्रेशर को फील किया जा सकता है। ये प्रेशर था हाई अथॉरिटी की वजह से। अभी उसके इंचेंटिंग ऑरे में एक मेजेस्टिक फीलिंग भी थी जिसकी वजह से इसकी ब्यूटी एकदम पीक पे पहुंच जाती है। अभी ये लेडी जो कि किसी को भी आकर्षित कर सकती है वो काफी टेंशन में लग रही थी। वो सर को ऊपर करके चांद को देखती है। उसकी आंखों में एक पतला सा फिगर था। हम उसके हाथ को क्लेंच होते हुए देख सकते हैं। वो कहती है अब ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। जियान तुमने इस क्वीन को प्रॉमिस किया था कि तुम जरूर लौटोगे। अगर तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो मैं तुम्हारी 10,000 टुकड़े कर दूंगी। उसकी उन एलोरिंग आंखों में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। जब ये लेडी खुद से बातें कर रही होती है तभी पीछे से एक बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज आती है। ये आवाज किसी बेबी की थी। वो कहती है मदर। जैसे ये आवाज उस लेडी के कानों में गई थी उसके चेहरे का ऐसी कोल्ड एक्सप्रेशन तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। उसके चेहरे पे आती है एक ऐसी स्माइल जैसे जियान ने भी पहले कभी नहीं देखा है। वो फटाक से पीछे मुड़ के देखती है उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से वो आवाज आई है। एक्चुअली ये आवाज आई होती है सीढ़ियों की तरफ से। अभी हम वहाँ पे करीब 2 साल की छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं। लेकिन शौक से भरी चीज ये है कि ये लड़की बिना किसी सपोर्ट के अभी हवा में फ्लोट कर रही थी। बिना पंखों के हवा में फ्लोट करना ऐसा तो बस दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। उस छोटी सी बच्ची का चेहरा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि वो किसी छोटी सी डॉल की तरह लगती है। जो भी इसे बाहों में लेगा उसकी इसे जान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। उसकी वो बड़ी बड़ी काली आंखें काफी इंटेलिजेंट से भरी हुई थी। जब उस लेडी ने पीछे मुड़ के देखा था तो छोटी सी बच्ची के क्लोज विगल होते हैं। एक 7 रंगों वाला छोटा सा स्नेक बाहर आता है जिसके बाद जाके लिपट जाता है उसकी छोटी सी बाह में। ये स्नेक हिस करके अपनी जीभ को बाहर निकालता है। इसकी अपीयरेंस को देख के मालूम पड़ता है कि ये वही 7 कलर हेवन स्वॉलिंग पाइथन है। सीन दोबारा से चेंज होता है। हम देखते हैं ब्लैक टावर को जो कि ऊंचे से माउंटेन पे खड़ा हुआ था। अब इस टावर के आसपास काफी मोटी मोटी घास जमाई थी। क्लियरली ये टाइम के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ये टावर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। अभी पत्थर की एक स्टेज पे बैठा हुआ होता है एक यंग मैन। इसकी आंखें बंद होती हैं और एक पर्पल ब्राउन फ्लेम उसकी बॉडी की चारों तरफ रिवॉल्व कर रही थी। ये फ्लेम काफी फियर्स तरीके से बर्न होती है। अगर कोई सेंस करे तो इसमें से एक लाइफ फोर्स एमिट हो रही थी। तभी हमारा ध्यान जाता है शाओशियान के ऊपर जो कि प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पे थी। इस सीन को देख के उसकी आंखें थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती हैं। काफी देर बाद वो अपनी सांस को छोड़ती है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है काफी समय हो गया है, क्या तुम अब भी नहीं उठने वाले? जियान को फॉलन स्टार पवेलियन में आए हुए करीब 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में फॉलन स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन जियान जिसके बारे में शाओशियान सबसे ज्यादा चिंता करती थी उसने पिछले 1 साल में बिल्कुल आंखें नहीं खोली। शुरुआत में यालाओ को ऐसा लग रहा था कि ऐसा उसकी सीरियस इंजरीज की वजह से है। लेकिन ऐसी सोच तब खत्म हो जाती है जब जियान आधे साल के बाद भी नहीं उठता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेंस कर पा रहे थे कि जियान की बॉडी के इंजरीज पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। अभी उसके अंदर की सिचुएशन पहले से भी अच्छी है। इवन यालाओ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी तरीके से हील हो जाने के बाद भी जियान अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा। हालांकि ऐसी सिचुएशन की वजह से वो काफी एंग्शियस तो फील कर रहे थे पर इसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छी बात है कि इनमें से कोई भी रेकलेस नहीं है। इस वजह से जियान को फोर्सफुली कोई भी जगाने की कोशिश नहीं करता। सभी को वेट करते करते 1 साल और बीत जाता है। शाओशियान की आंखें देख रही होती है उस ह्यूमन फिगर को जो लग रहा था जैसे पत्थर में बदल गया है। उसकी आंखों में एक पेनफुल एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहती है चाहे जूनर की वजह से या फिर कायलिन के वूम में अपने बेबी की वजह से तुम्हें उठना ही होगा। इन शब्दों का कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। शाओशियान की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है। वो बस पीछे मुड़ के जाने वाली थी तभी उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है। उस इंस्टेंट में उसने सेंस किया था कि जियान की उंगली कहीं ना कहीं हिली है। भले इस
तरीके की शेकिंग काफी हल्की हो, लेकिन शाओशियान की आईसाइट को देखते हुए बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकती। डेली ट्रेनिंग की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के कई डिसाइपल बैक माउंटेन पे इकट्ठे हुए थे। बीच में खड़ी हुई होती है एक ग्रीन फिगर, अभी इसके हाथ पीछे थे। उसका चेहरा भले ही काफी ब्यूटीफुल हो, लेकिन उसमें एक स्टर्नेस भी देखी जा सकती है। अभी की म्यूचिंग लुआन थोड़ी सी मैच्योर लग रही थी। म्यूचिंग लुआन की आंखें एक बार चारों तरफ देखती हैं। जब वो कंफर्म कर लेती है कि सभी लोग एफर्ट लगा रहे हैं, तभी उसने नोट किया था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें जाती हैं माउंटेन की तरफ। उसे वो ब्लैक स्टोन टावर क्लियरली दिखाई दिया था। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें कहीं खो गई हैं। एक साल पहले जियान की पीक 5 स्टार दोजोन से फाइट हुई है, जिसमें उसने दूसरी पार्टी की आर्म भी तोड़ दी है। इस बैटल के बारे में अभी तक सोच के वो शॉक फील करती थी, लेकिन जियान को ऐसी बैटल की काफी खतरनाक कीमत चुकानी पड़ी है। जियान के अलावा अगर और कोई होता तो शायद अभी तक उसकी जान जा चुकी होती। जब म्यूचिंग लुआन की आंखें थोड़ी एब्सेंट माइंडेड हो गई थी, उसके कानों में एक डिसाइपल की आवाज जाती है। एक डिसाइपल कहता है कि माउंटेन के बैक को क्लोज हुए 1 साल हो चुका है, बिग सीनियर वो दोबारा कब खुलने वाला है। ये सुन के म्यूचिंग लुआन जब पीछे देखती है तो ये थे एक्चुअली में फॉलन स्टार पवेलियन के कई डिसाइपल्स। इन सभी की रेपुटेशन भी काफी अच्छी थी। वो स्माइल के साथ सिर हिलाते हुए बोलती है, इस मामले के बारे में तो शायद टीचर को भी मालूम नहीं है। तब एक फीमेल डिसाइपल काफी क्यूरियस आवाज में पूछती है, मैंने सुना है स्टोन टावर के अंदर एक सीनियर है जिनका नाम है जियान। रूमर के हिसाब से वो पवेलियन चीफ के डायरेक्ट डिसाइपल है। ये सुन के एक और डिसाइपल कहता है, लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हमें कोई भी एक्टिविटी सुनाई नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है? ये सुन के म्यूचिंग लुआन की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। वो कहती है, चलो ठीक है, हम इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे। म्यूचिंग लुआन के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के सभी लोग चुप हो जाते हैं। लगता है सीनियर जिसका नाम जियान है, उनकी फॉलन स्टार पवेलियन में काफी हाई सीनियोरिटी है। म्यूचिंग लुआन सबको डांटती हुई बोलती है, रिसेंटली कई एल्डर्स कुछ कामों से बाहर जा रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से तुम सभी को लेजी बिल्कुल नहीं होना। अगर तुम में से कोई ईयर के एंड वाले टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तब एक यंग मैन जो कि काफी इंटेलिजेंट लग रहा था, वो क्यूरियस तरीके से पूछता है, ही बिग सिस्टर आप चिंता मत करो। एडिशनली मैंने सुना है सेंट्रल प्लेन्स के जो साउदर्न रीजन के बॉर्डर्स हैं, वहाँ के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एंशिएंट रिमेन्स निकले हैं। क्या एल्डर्स इस मामले की वजह से यहाँ से गए हैं? अब क्योंकि ये फॉलन स्टार पवेलियन के सभी कोर डिसाइपल्स थे, तो म्यूचिंग लुआन भी इनसे बिल्कुल कुछ हाइड नहीं करती। वो कहती है, हाँ थोड़ा सा रिलेटेड तो है, ये वाले एंशिएंट रिमेन्स नॉर्मल नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स के पावरफुल फैक्शंस ऑलरेडी वहाँ पे इकट्ठे होने लगे, लेकिन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स बीस्ट रीजन के अंदर है। वो मैजिकल बीस्ट ट्राइब की टेरिटरी है। वो सभी 4 लाख लोमड़ी पुरानी खोपड़ी इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इस वजह से जैसे ही वो एंशिएंट रिमेन्स ओपन होते हैं, वहाँ पे बड़ी बैटल को इरप्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। साइड में खड़ा एक डिसाइपल कहता है, एंशिएंट रिमेन्स ही मैंने सुना है वहाँ पे एक टीएन क्लास की 2 टेक्निक भी सरफेस हुई है, जो भी उसे ऑप्टेन करेगा टिस्क टिस्क। तो फिर एक और डिसाइपल कहता है, टीएन क्लास मैंने अपनी लाइफ में वैसी टेक्निक को कभी देखा भी नहीं है। ये सुन के म्यूचिंग लुआन तो अपनी आंखें रोल कर लेती है। वो कहती है, तुम लोग दिन में सपने मत देखो, ये चीज एकदम हॉट पोटैटो है। अगर किसी के पास इसे रखने की एबिलिटी नहीं होगी तो फिर खजाने के चक्कर में वो मुसीबत को बुलावा ही देगा। म्यूचिंग लुआन की इस बात को सुन के सभी लोग हंसने लगे थे। वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, तभी पूरा माउंटेन ट्रेम्बल होता है। इस ट्रेम्बलिंग की वजह से कई लोग तो बैलेंस को खो देते हैं। इस सीन की वजह से काफी बड़ा कमोशन क्रिएट हो जाता है। डिसाइपल्स कहते हैं, क्या हुआ? फॉलन स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल्स जो कि ट्रेन कर रहे होते हैं, वो फटाक से खड़े हो जाते हैं। एक ही इंस्टेंट में केओस फैल गई थी। अचानक से हुए अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से म्यूचिंग लुआन भी शॉक हो गई थी। वो डीप आवाज में चिल्ला के बोलती है, तुम सभी शांत हो जाओ। जब पवेलियन चीफ और कई एल्डर्स गार्ड कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? म्यूचिंग लुआन की इस बात को सुन के केओस फाइनली काम डाउन हो जाती है। सभी डिसाइपल्स एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये बात काफी लॉजिकल है। अभी फॉलन स्टार पवेलियन के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अगर ये माउंटेन कोलैप्स भी होता है तभी वो इसे रोकने के लिए काफी है। जस्ट ये लोग शांत हुए ही थे, तभी बैंग साउंड के साथ माउंटेन दोबारा से शुक होता है। लेकिन इस बार सभी लोग जो कि काम डाउन हो चुके थे, वो समझ जाते हैं कि रिपल कहाँ से आ रही है। इस वजह से सभी की नजरें जाती हैं स्टोन टावर पे, जो कि माउंटेन के बैक पे है। म्यूचिंग लुआन भी उस माउंटेन टावर को देख रही थी। उसकी धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं। पिछले 1 साल में स्टोन टावर की ये पहली एक्टिविटी है। यहाँ की एक्टिविटी ने फॉलन स्टार पवेलियन के कई एक्सपर्ट्स का ध्यान आकर्षित कर लिया था। तुरंत ही स्विश स्विश के साउंड के साथ कई फिगर्स हवा में आके सस्पेंड हो जाते हैं। सभी की शॉक्ड और अनसर्टन आंखें देखती है माउंटेन के बैक की तरफ। वो हल्के से एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ऑरे को सेंस कर पा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे एक सोया हुआ ड्रैगन जाग रहा है। हमारे कानों में एक चीख की आवाज सुनाई देती है। हवा में 2 एल्डरली फिगर्स अपीयर हुए थे। जब वो उस फ्राइटनिंग ऑरे को सेंस करते हैं, उनकी आंखों से खुशी बिल्कुल छिपाई नहीं जा रही थी। वो कहते हैं, ये ऑरा, ये तो जियान है। फाइनली अब फेलो ये जाग गया है। जब पूरे फॉलन स्टार पवेलियन में अप्रोर क्रिएट हो गया था,
था। बैक माउंटेन में टावर के अंदर भी एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। अभी शाओशियन की आंखें खुशी से भरी हुई थी। वो देख रही होती है सामने के स्टोन स्टेज की तरफ। इस समय जियान की बॉडी से एक वास्ट और माइटी स्टार की स्ट्रेंथ बाहर आ रही थी। जब ये स्टार स्ट्रेंथ सैलाब की तरह फैलती है, जियान की बॉडी में से एक फेमिलियर ऑरा रिलीज होता है। इस एक्टिविटी को सेंस करने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। अभी ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। फाइनली ये जियान की पहली एक्टिविटी है। वो कहती है क्या ये जागने वाला है। जब शाओशियन और बाकी के लोग खुश हो रहे थे, जियान को जिस पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा होता है वो स्वेल होनी शुरू हो जाती है। ये पूरे स्टोन टावर को कवर करने लगी थी। इस सीन को देख के लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन एंड में वो भी टावर से बाहर आ गई थी। 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी ज्यादा लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर सकती। जब लिटिल फेई डॉक्टर टावर से बाहर आ रही थी, वो पर्पल ब्राउन फ्लेम किसी ज्वालामुखी की तरह इरप्ट हो जाती है। ये टावर के टॉप में से बाहर शूट हो गई थी, जिसके बाद ये चारों तरफ फैलने लगती है। फाइनली हमें दिखाई देता है 1000 फीट बड़ा पर्पल ब्राउन ड्रैगन। इस भयानक से ड्रैगन ने बड़े से स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा था। इसकी बड़ी सी बॉडी ने पूरे स्टोन टावर को ही कवर कर लिया था। एक रिच ड्रैगन ऑरा फैलता है। इसकी वजह से कई लोगों के पैर जेली की तरह हो जाते हैं। जैसे ही ये एनॉर्मस ड्रैगन फॉर्म हुआ था, ये आसमान की तरफ देख के तेजी से रोर करता है। ये रोर वाली साउंड वेव खतरनाक तरीके से फैलने लगती है। तुरंत ही सभी देखते हैं कि आसमान डिस्टॉर्ट हो गया है। एक स्टारलाइट पिलर जिसका साइज 1000 फीट से ज्यादा होता है, उसने भारी आसमान में फॉर्म ले लिया था। अगले ही पल में स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए लैंड करता है उस बड़े से ड्रैगन की बॉडी के ऊपर। इस वास्ट और माइटी स्टार की स्ट्रेंथ की वजह से वो बड़ा सा ड्रैगन इंटेंस लाइट को एमिट करने लगा था। तुरंत एक बहुत ही भारी भरकम ऑरा फैलने लगता है। जब लाइट चारों तरफ शूट होती है, कई देखने वाले लोगों की आंखें बंद हो गई थी। एक मोमेंट के बाद सभी ने अपनी आंखें खोली थी। उन्हें दिखाई देता है एक स्किनी सा फिगर जो कि उस बड़े से ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ा हुआ है। इस इंसान की बॉडी एक वास्ट और माइटी ऑरे को रिलीज कर रही थी। इस खतरनाक से ऑरे को सेंस करके म्यूचिंग लुआन के एक्सप्रेशन तुरंत ही स्टंड हो जाते हैं। एक मोमेंट के बाद उसने एक गहरी सांस ली थी। वो कांपती हुई आवाज में कहती है ये ऑरा, ये दोजन है। अब ये फिगर कौन है और किसने दोजन में ब्रेक थ्रू किया है, ये सब तो हम सभी जानते हैं। अब जियान के ब्रेक थ्रू से कैसे उछल कूद मचने वाली है, ये सब हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होंगे जियान की अवेकनिंग। और क्योंकि इसमें हिंट दे दिया गया है, तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट है एंशिएंट रिमेन्स, यानी कि जियान की टोली जाने वाली है बीस्ट रीजन की तरफ। ये एंशिएंट रिमेन्स वाला आर्क भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें फाइटिंग की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। और क्योंकि अब जियान दोजन में ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो हमारी बैटल्स और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली हैं। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। पर्सनली मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया है। वीडियो का लाइक टारगेट है फिर से 8000 लाइक्स का। इसके कंप्लीट होने पे आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। अब देखो कोई मुझसे ये मत कहना कि ज्यादा लंबा टारगेट है। हमारी हेल गार्डन फैमिली के मेंबर्स ऑलरेडी 30,000 को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर आई गेस इतना करना तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो नीचे लाल बटन को दबा के आप फटाक से हमारी फैमिली के पार्ट बन जाओ, जिससे आपके पास लगातार ऑसम कंटेंट पहुंचता रहे। आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो फिर चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको आगे आने वाली वीडियोस की अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगी। आई गेस बेस प्लान 29 रुपीज का है। खैर सब तुम लोग चेक कर लेना। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे रैप। चलो अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो लेफ्ट में क्लिक करके उसे देख लो, राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड शो हो जाएगा। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।